नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आंसर राइटिंग सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री सीरीज की, जिसमें कि अभ्यास प्रश्न संख्या 6 होगा। काफ़ी देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, खासकर यूपीएससी के लिए। स्टेट पीसीएस में बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, ऐसे तमाम सारे जो स्टेट पीसीएस हैं उन सबों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट। आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहे, ये क्लास रेगुलर चलते रहेगी। आंसर राइटिंग फॉर ऑल सब्जेक्ट भी यहाँ पे चेक प्लेलिस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। सारे विषयों की आंसर राइटिंग एक एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्यूरी है व्हाट्सएप करें, पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आज का जो प्रश्न है यहाँ पे देख पा रहे हैं, औद्योगिकरण वर्सेस यहाँ पे उपनिवेशवाद से संबंधित है। प्रश्न है यहाँ पे कि औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद ने विश्व भर में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना में एक दूसरे को सहयोग दिया। अब इसका कह रहा है कि विश्लेषण कीजिए। अब देखिए, जब भी यहाँ पे औद्योगिकरण की बात आती है तो सिर्फ उसका पॉजिटिव एक एस्पेक्ट नहीं दिखाना है, जैसे कि औद्योगिकरण से मशीनीकृत जो भी यहाँ पे उद्योगों का, कल कारखानों का, ठीक है, किस प्रकार से जो जन्म हुआ और उससे उत्पादित जो वस्तुएं थी, मानव कह सकते हैं कि जो भी ज़रूरतों को पूरी तरीके से आसान कर दिया। लेकिन उसका एक देखिए दूसरा भी एक सेगमेंट है कि उन्हीं सारी चीज़ों के लिए देखिए किस प्रकार से कमज़ोर गरीब देशों को खासकर उस ब्रिटिश सत्ता के अधीन यहाँ पे लाया गया। और इसी औद्योगिकरण के वजह से यहाँ पे देखिए जो भी आप यहाँ पे बंदूक हो गया, टैंक हो गया, तोप हो गया, गोला बारूद हो गया, इन सारे चीज़ों को यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे जो जन्म दे रहा है ये औद्योगिकरण यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ पे प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए कि औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद ने विश्व भर में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना में एक दूसरे को सहयोग किया। अर्थात औद्योगिकरण यहाँ पे उपनिवेशवाद को सपोर्ट कर रहा है, उपनिवेशवाद कहीं न कहीं यहाँ पे औद्योगिकरण को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि आप लोगों ने कारण, एक होता है कारण और दूसरा होता है यहाँ पे प्रभाव। तो आप बिल्कुल उसी टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर एक यहाँ पे कारण बन रहा है तो उसका प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है उपनिवेशवाद में। अगर दूसरा यहाँ पे उपनिवेशवाद यहाँ पे कारण हो रहा है तो उसका प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है इस औद्योगिकरण में देख रहा है। तो बिल्कुल अब इसी को बैलेंस करके विश्लेषण करके आपको आंसर राइटिंग कर लेना है। तो बिल्कुल मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, आंसर राइटिंग को 3 पार्ट में बांटने की कोशिश कीजिए, इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और तीसरा है यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इंट्रो, बॉडी और तीसरा है यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। अब सिनॉप्सिस में यहाँ पे, ठीक है, एक जो फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं लिखवाने की कोशिश करता हूँ, इसमें भूमिका में देख पा रहे हैं यहाँ पे कि औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद। सबसे पहले एक सिंपल डिफिनीशन के माध्यम से जितना कम से कम शब्दों में प्रभावशाली भूमिका बनाने की कोशिश कीजिए, उसको परिभाषित कर दीजिए। उसके तत्पश्चात यहाँ पे अब बताना है आपको क्वेश्चन का जो पार्ट है, देखिए एक दूसरे के पूरक कैसे है यहाँ पे। तो यहाँ पे परस्पर पूरक कैसे है उपनिवेशवाद और औद्योगिकरण, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे विश्लेषण करके दिखाना होगा। अब यहाँ पे ब्रिटिश अधिपत्य का जब यहाँ पे उद्भव हो रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे विश्लेषण कह रहा है, यहाँ पे दे रहा है कि ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना जो हुआ है तो इससे प्रभाव क्या पड़ा है। तो इसमें जो भी प्रभाव खासकर राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, इन सारे ही बिंदुओं को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करना है। लेकिन याद रखना है आपको कि ये परस्पर जो पूरक है ना, मेन जो क्वेश्चन का जो फ्रेम है यही है, इस पर अधिक से अधिक बॉडी पार्ट पर आपको बल देना है। और लास्ट में यहाँ पे छोटा सा निष्कर्ष आपको बता देना है कि आज वर्तमान में भी देखिए कहीं न कहीं आप देखेंगे तो जिन देशों के पास, खासकर जिसे हम लोग विकसित देश बोलते हैं, कुछ विकासशील देश हैं जो बहुत अधिक यहाँ पे औद्योगिकरण कर चुके हैं, तकनीक में बहुत आगे है, कहीं न कहीं देखेंगे तो उपनिवेशवाद तो नहीं है, लेकिन एक उपनिवेशवाद का एक नया चेहरा जो है नव उपनिवेशवाद के रूप में आज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो आज भी देखिए, अगर हम लोग बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो खासकर इधर दक्षिणी अमेरिका में हो गया, लैटिन अमेरिका में हो गया, वैसे सारे देशों में काफ़ी उसका प्रभाव जो आपको दिखाई जो, ठीक है, देगा, यहाँ पे नज़र आएगा। एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि वेनेजुएला का तख्ता पलट कैसे, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में यहाँ पे कर दिया गया। उसी तरीके से पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है, देखिए किस प्रकार से वहाँ पे पेट्रोल को लेके यहाँ पे विश्व के
बड़ी बड़ी शक्तियाँ वहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो आज भी तो वो चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे इस निष्कर्ष के माध्यम से आपको यहाँ पे बता देना है। चलिए हम लोग फ्रेमिंग करने की, ठीक है, जितना भी कोशिश की हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आंसर राइटिंग करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे भूमिका के रूप में आपको सबसे पहले बता देना है यहाँ पे कि आखिर ये औद्योगिकरण क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। बड़ा सिंपल है, यहाँ पे अलग अलग स्तर पे आप अपने भाषा में भी इसे आप लिख सकते हैं कि औद्योगिकरण का मतलब क्या है। तो सिंपल है, भाप या बिजली जैसे ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के माध्यम से मशीन आधारित उत्पादन के उद्भव को यहाँ पे औद्योगिकरण का मतलब कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा तो देखिए, जो भी होगा ना एक लार्जर वे में, जैसे कि बड़े पैमाने में देखिए ऊर्जा इस पे खपत होगा, बड़े पैमाने पर इसमें प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, धातु कर्म खासकर लोहा कोयला की अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। तो यही सब क्या है, औद्योगिकरण के यहाँ पे लक्षण है। दूसरा है यहाँ पे उपनिवेशवाद। तो थोड़ा सा अगर अप्लाई आप करेंगे तो देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पे बन रही है, इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें गोला बारूद एक जो मिसयूज की चीज़ें भी तो बन सकती है। तलवारें अगर बन रही है तो गला काटने का काम तो जरूर आ जाएगा यहाँ पे। गोली ठीक है, बंदूक बन रही है। तो देखिए अंग्रेजों ने इन्हीं सारी चीज़ों का उपयोग किया था। तो दूसरी ओर कहा जा रहा है कि औद्योगिकरण निर्मित या अन्य साधनों द्वारा अब उपनिवेशों को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने स्वयं के आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उपयोग करने को यहाँ पे उपनिवेशवाद कहा जाता है। सिंपल भाषा में कोई एक मजबूत जब देश किसी कमज़ोर या फिर किसी गरीब देश को जब पूरी तरीके से उसके आर्थिक संसाधन हो गया, उसको अपने अंडर कंट्रोल यहाँ पे कर लेता है, तो वहीं यहाँ पे उपनिवेशवाद होता है। अब जब कंट्रोल करेगा तो वहाँ का राजनीतिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, इन सारे ही गतिविधियों को अपने अंडर कंट्रोल में करने का वो प्रयास करेगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कि उपनिवेशवाद कहीं ना कहीं देखिए औद्योगिकरण को प्रभावित कर रहा है और औद्योगिकरण कहीं ना कहीं यहाँ पे उपनिवेशवाद को प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ पे ठीक है, एक और यहाँ पे डायमेंशन मैंने ऐड किया है कि ये शुरुआत देखिए जब हुआ था खोज यात्रा को, मतलब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा और आप लोगों ने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का स्टडी किया होगा, खासकर मेरी क्लासों को देखा होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से वाणिज्यिक क्रांति के दौर में देखिए वहाँ पे सामंतवाद का पतन हुआ, पुनर्जागरण का यहाँ पे पूरी तरीके से उदय हो गया और पुनर्जागरण ने मानव चेतना पे किस प्रकार से बल दिया, जिससे लोगों को लगा कि नहीं हमें बाहर निकलना होगा, भारत से व्यापार के लिए पूर्वी यात्रा पे यहाँ पे बल दिया जाने लगा। और उसी क्रम में देखेंगे तो कई सारे यहाँ पे देशों की खोज हुई। तो देखिए स्पेन और पुर्तगाल, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, वास्को डी गामा की हम लोग बात कर ले, कोलंबस की बात कर ले, इसी समय तो ये चीज़ यहाँ पे चला था। तो पहला यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश प्रमुख थे जो उस उपनिवेशवाद के दौर में, चाहे यहाँ पे कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई, चाहे वो वास्को डी गामा के द्वारा यहाँ पे भारत की खोज की गई। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ों को आपको समझना होगा। उसके बाद देखिए औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ साथ कर रहा है कि उपनिवेशवाद की यहाँ पे दूसरी लहर का तीव्र यहाँ पे उभार हुआ। अब कैसे हुआ तो समझिए कि औद्योगिकरण अगर यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे कच्चा माल चाहिए। सपोज करिए कि जैसे ब्रिटेन है, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लोहा नहीं है, वहाँ कोयला नहीं है, तो चाहेगा कि भाई अन्य देशों से वहाँ पे लोहा और कोयला को यहाँ पे ले के जाया जाए। अगर लोहा और कोयला वहाँ पे जा रहा है, अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन रही है, तो फैक्ट्रियाँ ऐसे थोड़े रहे कि कोई न कोई चीज़ का प्रोडक्शन करेगी, चाहे वो सूती वस्त्र हो, चाहे वो छोटी मोटी, ठीक है, जो वस्तुएं हो, ज़रूरत की चीज़ें। तो आपको समझना होगा यहाँ पे कि औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ साथ उपनिवेशवाद की यहाँ पे दूसरी लहर का तीव्र उभार हुआ, जहाँ ब्रिटेन अन्य सभी उपनिवेशवादी शक्तियों से यहाँ पे अधिक सफल रहा। क्योंकि इस होड़ में तो यहाँ पे ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, जर्मनी भी था, पुर्तगाल भी था, लेकिन इसमें सबसे अधिक जो सफल रहा यहाँ पे ब्रिटेन ही रहा। अब क्यों रहा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेक्चर आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री का देखा होगा तो आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। अब आइए आप लोग बात करते हैं बॉडी पार्ट की। अब इसमें कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति ने निम्नलिखित विषयों में बड़ी भूमिका निभाई।
और मेन जो मेजर जो पॉइंट है इसको मैंने कुछ ठीक है 5-6 पॉइंट में इंडिकेट किया है, जैसे इसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बहुत बड़ा इसका एस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन मेजर यहाँ पे समझ रहे हैं ना, मतलब जो बड़े रूप पे जहाँ पे प्रभावित किया है, जैसे कि नए विचारों का उद्भव हुआ। सपोज करिए कि अगर कोई यहाँ पे आविष्कार हो रहा है, सपोज करिए कि साइकिल का ही आविष्कार हुआ, लोगों को लगा कि भाई इससे भी तेज हम कर सकते हैं, मोटरसाइकिल आ गया, ठीक है, चार पहिया वाहन यहाँ पे आ गया, देखिए ट्रेन आ गया, हवाई जहाज आ गया। तो इससे क्या हो रहा है, तो एक चीज़ों के आविष्कार से दूसरे चीज़ों के आविष्कार को पूरी तरीके से बल मिलता है, तो नए विचारों का उद्भव हो रहा है। उत्पादन में कह रहा है कि यहाँ पे असाधारण वृद्धि, क्योंकि पहले तो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग होता था, हाथों से चलने वाला उद्योग होता था, तो उसमें प्रोडक्शन कितना हो जाएगा। लेकिन अब तो यहाँ पे मशीनीकृत हो गया, असाधारण मतलब अतिशय वृद्धि हुआ, और उसके साथ साथ आधुनिक उपकरणों का विकास होता चला गया। परिवहन और संचार में यहाँ पे सुविधा हो गया, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में, चाहे परिवहन के लेके रोड वगैरह बनने लगा, संचार में यहाँ पे ठीक है टेलीफोन वगैरह का पूरी तरीके से आविष्कार होने लगा, और उसके साथ साथ देखिए बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली का विकास हो गया। तो मेजर जो इम्पैक्ट है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो गया। अब इसका निगेटिव इफेक्ट भी है, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन के ठीक है ध्यान को रख के यहाँ पे पूरी तरीके से डिफाइन करना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इन सभी कारणों ने अन्य उपनिवेशवादी शक्तियों पर ब्रिटेन को असंगत लाभ प्राप्त किया और इनके क्षेत्रों का पूरी तरीके से यहाँ पे विस्तार किया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, तो औद्योगिकरण की वजह से ही तो इस उपनिवेशवाद को यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है। जैसे कि नंबर 1 है, अधिकाधिक उपनिवेशों पर नियंत्रण के साथ ब्रिटेन अपने घरेलू उद्योगों के लिए कच्चे माल, रॉ मटेरियल की यहाँ पे बात की जा रही है कि आखिर जब वो औद्योगिकरण का पूरी तरीके से डेवलपमेंट कर लिया, तो चाहिए ना, मशीन अगर बैठ रहा तो उसमें कच्चा माल चाहिए ताकि तैयार माल निकल सके, तो उसके पास तो था नहीं, तो भाई अपने उपनिवेशों से ले रहा है। अब उपनिवेश बना रहा है, समझिए, उपनिवेश अगर बना रहा है तो कहीं न कहीं उसके पीछे जो कारण है ये औद्योगिकरण ही है। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ इसके लिए अधिकाधिक कच्चे माल की आवश्यकता यहाँ पे बढ़ती जा रही थी, और ये ब्रिटेन इस चीज़ को करने में सक्षम था, क्योंकि उसकी जो नेवी जो शक्ति थी इतनी मजबूत थी कि कोई देश उसके सामने उस समय टिकता ही नहीं था। कुछ और भी कारण है यहाँ पे देख पा रहे हैं, भारत और मिस्र, ठीक है, समझ रहे हैं, भारत और यहाँ पे इजिप्ट की बात की जा रही है। यहाँ से कपास बहुत बड़ी मात्रा में ले जाया जाता था, चूँकि क्वेश्चन का नेचर है, ध्यान रखिएगा। जबकि कांगो और ईस्ट इंडिया, माने ईस्ट इंडीज, यहाँ पे रबड़ के प्रमुख स्रोत थे। अलग अलग देश, अफ्रीका हो गया, भारत हो गया, सबसे अधिक तो लूटपाट यही हुआ है। इन कच्चे उत्पादों के अतिरिक्त कह रहा है कि खदान, चाय, कॉफ़ी, यहाँ पे नील, तंबाकू और चीनी की आपूर्ति भी इन उपनिवेशों से होती ही होती थी। इन उत्पादनों की यहाँ पे अधिकाधिक प्राप्ति के लिए देखें, यहाँ पे उपनिवेशों के उत्पादन को परिवर्तित करना उपनिवेशवादी देशों के हित में था। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, नील की ही खेती, तो नील की खेती से बिहार में अकाल आ सकता था, और आया भी, लेकिन फिर भी वो चूँकि पूरी तरीके से औद्योगिकरण के हित से परिचालित था, तो वहाँ पे पूरी तरीके से 3 कटिया पद्धति को यहाँ पे लाया गया। लोग मरे, जिए, इससे अंग्रेजों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, बस उनका जो काम था नहीं रुकना चाहिए था, अर्थात औद्योगिकरण पूरे पिक पे होना चाहिए था। कुछ और भी कारण यहाँ पे देखते चलिए। इस प्रकार यहाँ पे उपनिवेशवादियों ने केवल उन 1 या 2 फसलों की खेती के लिए उपनिवेशों को विवश किया, जिसके लिए उन्हें अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में पूरी तरीके से आवश्यकता थी। जैसे कि ठीक है, चाय हो गया, नील की खेती हो गया, कपास हो गया, तो ये सब आपको समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे अतिशय पूरी तरीके से यहाँ पे बल दिया गया, चाहे वो ठीक है तलवार के दम पे, बंदूक के दम पे ही, चाहे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लागू करके यहाँ पे क्यों ना करवाया गया, लेकिन उपनिवेशों से ज़बरदस्ती करवाया गया। और ठीक है, भारत के हैं तो भली भांति भारतीय इतिहास को पढ़ते समय आप लोगों ने ये चीज़ फील किया ही होगा। बाद में औद्योगिक उत्पादन के संवर्धित स्तर के साथ साथ घरेलू बाजार संतृप्त हो गए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो तैयार जो माल है, देखिए ब्रिटेन से आ रहा है, और तैयार माल, मशीनीकृत जो तैयार माल है ब्रिटेन से आ रहा है, तो भाई उसकी जो कॉस्ट होगी इससे कम हो जाएगी, उसकी फिनिशिंग जो होगी, क्वालिटी जो होगी, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से यहाँ पे बेहतर होगी। तो वैसे में समझिए घरेलू बाजार कभी भी उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए
पूरी तरीके से कच्चा माल से नहीं, कच्चा माल को भारत से ले जाया जा रहा है और भारत के बाज़ार में तैयार माल को यहाँ पे लाया जा रहा है। इसीलिए तो आगे चल के देखिए स्वदेशी मूवमेंट वगैरह इसीलिए तो होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ और भी कारण देख लीजिए। उपनिवेशों से कच्चे माल तथा श्रम व सेना के लिए मानव संसाधन से सहायता प्राप्त औद्योगिकरण की अतुलनीय गति ने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना को पूरी तरीके से यहाँ पे ठीक है सुनिश्चित यहाँ पे कर दिया। अब देखिए श्रम हो गया, सेना के लिए कर रहा है, मानव संसाधन से सहायता प्राप्त, इस चीज़ को आपको समझना है, लेबर। जिससे आज भी देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया। अगर सोचिए ये कंपनियां सब विदेशी कंपनियां हैं, लेकिन वहाँ पे रह के अगर वो काम करवाएगी तो लेबर कॉस्ट उनका अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन वही कंपनियां देखिए अगर भारत में एक अपना ठीक है छोटा सा अगर एक ऑफिस खोल दे और यहाँ के लोगों को हायर करके काम करवाए, तो वही काम, ध्यान रखिएगा, जो काम अमेरिका में हो रहा है, जो काम ब्रिटेन में हो रहा है, अगर सपोज करिए वहाँ वो काम अगर $1,00,000 में वहाँ पे हो रहा है, तो भारत में लेबर कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे वो काम $50,000 में हो जाए। तो ये चीज़ तो भाई अंग्रेज लोग बखूबी यहाँ पे कर रहा था। यह वर्चस्व केवल राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य क्षेत्र तक ही यहाँ पे सीमित नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर आप लोग ठीक है ऑलरेडी बहुत सारा जो चार्टर एक्ट है ठीक है 1773 से लेके ही अगर देखा जाए ठीक है तो बहुत सारा 73, 74, 1784 एक से एक जो चार्टर एक्ट था कहीं न कहीं राजनीतिक कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लाया गया था। आर्थिक के क्षेत्र में देखिए पूरी तरीके से ठीक है जो हर एक एरिया था, चाहे लैंड रेवेन्यू की यहाँ पे बात कर लिया जाए, चाहे एक से एक समझ रहे हैं ना, मैंने अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त ठीक है, चाहे वो ठीक है रैयतवाड़ी बंदोबस्त की यहाँ पे बात कर लिया जाए, पूरा पूरा कंट्रोल तो उन्हीं के हाथ में है। और सैन्य क्षेत्र तक की यहाँ पे सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ पे ब्रिटिश संस्कृति देखिए कल्चर एक्टिविटी पे, ट्राइब पे कितना यहाँ पे हस्तक्षेप किया गया। भारतीय जो ठीक है कल्चर थी, खासकर हिंदू कल्चर, उस पर भी हस्तक्षेप किया गया। भाषा के रूप में देखिए आज भी मैकाले को कोई भूल नहीं सकता है ठीक है, क्योंकि इंग्लिश उसी समय यहाँ पे थोप दिया गया। शैक्षणिक यहाँ पे शिक्षा में खासकर यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन की बात करें या फिर कॉलेज स्तर पे यहाँ पे बात करें, उसी समय से जो हिंदी इंग्लिश ठीक है काफ़ी देखिए आज मतलब बहुत ही समस्या का दौर था। आज तक वो समस्याएं कहीं ना कहीं भारत में मौजूद है। प्रशासनिक संरचना में यहाँ पे चाहे हम लोग ठीक है आज जिस चीज़ की अब तैयारी कर रहे हैं IAS की, पुलिस प्रशासन की ठीक है, जो भी है यहाँ पे उसी समय एक फ्रेमिंग यहाँ पे कर दिया गया। तो ये क्यों किया गया आपको समझना है, ताकि एक बेहतरीन जो उपनिवेश है यहाँ पे बन सके, और उसके पीछे कारण एक ही यहाँ पे कैपिटलिज्म, औद्योगिकरण, इस चीज़ को आपको समझना है। नेक्स्ट है यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में यहाँ पे आपको बता देना है, बिल्कुल फ्री है आप इन सारी चीज़ों को आप समझ रहे हैं तो अपने स्तर से भी लिख सकते हैं कि औद्योगिकरण से मशीनों के आविष्कार तथा फैक्ट्री से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। इसने उपनिवेशवाद को ठीक है बढ़ावा दिया, और उपनिवेशवाद में आपको पता है कि तकनीकी रूप से यहाँ पे कमजोर देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसी क्रम में भारत देखिए ब्रिटेन के एक विशाल उपनिवेशवाद के रूप में उभरा। भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, संसाधन की प्रचुरता ने उन्हें भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आकर्षित किया, और भारत लगभग 200-250 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम बन के रहा। और वर्तमान में भी अगर देखा जाए, थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर देना है, रोशनी जला देना है फ्यूचर की तरफ, कि अगर वर्तमान में भी अगर हम देखेंगे आप ठीक है तो बिल्कुल ही यहाँ पे जो सक्षम जो औद्योगिकरण वाला देश है, तकनीक वाला जो देश है, आज भी कहीं ना कहीं देखिए नौ उपनिवेशवाद के रूप में बहुत सारे जो कमज़ोर देश है, खासकर अफ्रीकन कंट्री जैसे देशों का वहाँ पे शोषण हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या के कारण है ठीक है। मतलब जिसकी जितनी लाठी मजबूत, जिसकी जितनी औद्योगिकरण तकनीक मजबूत, उसका वर्चस्व आज की दुनिया में उतना ही बेहतर रहेगा। कुल मिला के यही था, हम लोगों ने अच्छे से इसका विश्लेषण कर लिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आज का जो प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है आप लोग करते रहें। यह कहना कहाँ तक न्याय संगत है कि आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता की समस्या औपनिवेशिक विरासत का ही एक उत्पाद है? बड़ा अच्छा सवाल है, इसको आपको ठीक है थोड़ा सा बताने की कोशिश करना है। टेलीग्राम में इसका फ़ोटो खींच के आंसर राइटिंग करके आप, जब तक आपका हाथ है, आपका पेन है, आपका पेपर है, जब तक उसे चलाएंगे नहीं, यकीन मानिए आंसर राइटिंग में हमेशा से समस्या आएगी, और बिना आंसर राइटिंग के
सिविल सर्विस का ख्वाब बिल्कुल ही अधूरा है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें, थोड़ा मेहनत करते रहें, अपना एफर्ट लगाते रहें, टेलीग्राम में शेयर करें ताकि हम लोग रिव्यू करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। जय हिंद।